जब बहू ने अपने ही सास ससुर की मेहनत के पैसे चुराए, तो सास ससुर ने बहू और बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी रूह तक कांप उठी। बेटा पूजा, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतला सा दलिया बना दोगी? उनके दांतों से रोटी सही से चबाई नहीं जाती है। सरिता जी ने बड़े सहमे लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू पूजा से कहा। सास सरिता जी की बात पर पूजा तड़कते हुए बोली, ओहो बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर दे रही हो। पतला सा दलिया चाहिए। अरे मैंने क्या ठेका उठा रखा है, सबका जो मुंह उठाकर चली आई फरमाइश करने। जा यहां से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रह, मुझे बहुत काम है। बहू के कटु वचन सुन सरिता जी सहम सी जाती है और आंसू मोतियों की तरह पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सिर झुकाए वे अपने कमरे में वापस आती है। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति रमेश जी उनका मन पढ़ने में देर नहीं लगाते और सरिता जी के कुछ कहने से पहले ही वे पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो सरिता? संतान तो इनकी भी है। आज जैसा व्यवहार यह लोग हमारे साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार इनकी संतान कल को इनके साथ करेगी। तुम देखो सरिता, जब हम लोगों ने अपने माँ पिताजी की दिन रात सेवा की, तब भी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। फिर यह लोग तो हमारी सेवा करना तो दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। तो सोचो, इनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। सरिता जी बोली, आप छोड़िए इन लोगों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत है। मैं तो खुद भी पकाकर खा सकती हूँ। बस वह डायन पूजा ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया है माँ बाप ने पूजा, परंतु स्वभाव एकदम नाम के विपरीत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वह खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाऊंगी। थोड़ी देर बाद पूजा के कमरे में जाने के बाद सरिता जी पति रमेश जी के लिए दलिया बना लाई और बड़े प्रेम से उन्हें दिया। सरिता जी और रमेश जी के विवाह को लगभग 35 वर्ष पूरे होने को आए थे। जब सरिता जी का विवाह रमेश जी से हुआ, तब वह सिर्फ 19 वर्ष की थी। बड़ी दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का सबका मन जीत लिया था। जहां सरिता जी नटखट और चंचल स्वभाव वाली थीं, वहीं दूसरी ओर रमेश जी हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। रमेश जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 3 वर्ष बाद सरिता जी ने प्यारे से बेटे आरव को जन्म दिया, जिसके आने से सरिता और रमेश जी का परिवार जैसे पूरा ही हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही चेचक की बीमारी के चलते आरव भगवान को प्यारा हो गया। आरव के जाने के साथ ही सरिता और रमेश जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए। परंतु यह उदासी के बादल छटे। सरिता और रमेश जी के दूसरे बेटे अक्षय के जन्म से उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। और फिर अक्षय के जन्म के 4 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया सीमा के आने से सरिता और रमेश जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया सीमा के आते ही बड़े भाई अक्षय और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। रमेश जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था, उनके लिए वह महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चे अक्षय और सीमा की शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। सरिता जी एक समझदार गृहिणी की भांति पति की छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। सीमा बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी। सुंदर सुशील, थोड़ी सी नटखट। सरिता और रमेश जी सीमा की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सीमा की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 4 माह बाद ही सीमा का विवाह विजय से संपन्न हो गया। सरिता और रमेश जी ने विजय के रूप में दामाद ने ही एक और बेटा पाया था। विजय बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सरिता और रमेश जी को अपने माता पिता समान आदर सम्मान देते थे। विजय जी रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारणवश उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसीलिए वह लोग सरिता और रमेश जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 9 वर्षीय बेटी पलक अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी।
अक्षय की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी ही पसंद की लड़की पूजा से शादी कर ली। अक्षय ने पूजा की जैसी छवि अपनी माता पिता के सामने दर्शाई थी। उसे देखकर सरिता और रमेश जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। परंतु हुआ उसके विपरीत। पूजा के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे। जैसा नाम उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था। कठोर, निर्दयी, बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वह तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे सरिता जी उसकी सास न होकर सौतेन हो। आज भी पूजा गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अक्षय ऑफिस से घर आया, उसने आते ही अक्षय पर आंखें निकाल निकाल कर भड़कना शुरू कर दिया। क्यों जी? आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूं या कोई अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन हूं, जो जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुंच जाते हैं। अक्षय भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप पूजा की कड़वी बातें सुन रहा था। पूजा फिर बोली, आपने क्या बोला था शादी से पहले मुझे कि पूजा डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मल्लिका हो। तुम्हें तो मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। और यहाँ देखो, रानी की बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके दो दो सपूतों को संभालूं, या उन दोनों बूढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइश पूरी करूं? अक्षय डरते डरते कहता है, पूजा डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम इससे काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पीकर बिस्तर ही तो तोड़ते हैं दोनों बूढ़ा बूढ़ी। पति की बात सुन पूजा ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे ना उनका काल करना है और ना ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहते हो? उनसे अपना काम करवाकर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बता दे रही हूं, या तो आप उन दोनों बुड्ढों का चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वह भी अकेले। फिर संभालना अकेले आप ही अपने दोनों बेटों को और अपने सन की माँ बाप को भी। अक्षय बोला, शांत हो जाओ पूजा, तुम गुस्सा थूक दो मेरी प्यारी पत्नी। मैं अभी इलाज करता हूं दोनों का। चलो, आओ मेरे साथ पूजा। और अक्षय गुस्से में तिलमिलाए हुए सरिता और रमेश जी के कमरे की तरफ जाते हैं। अक्षय, जो अभी भीगी बिल्ली बनकर पूजा की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माँ पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों चैन से नहीं जीने देते तुम पूजा को? क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता, तब तो तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत खुश रहते, है ना? क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। अक्षय की बात सुन सरिता और रमेश जी दंग रह जाते हैं। रमेश जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर? तू तो हमारा इकलौता बेटा है, भला हम तुझसे और बहू से क्यों जलने लगे? इस पर सरिता जी भी बोलती हैं, बेटा हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बात सुन पूजा बोली, ओहो, अक्षय देखो तो, जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। अक्षय फिर से चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब हल जुतवाओगे इससे? बस अब मैंने निर्णय ले लिया है कि कल तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो। फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ, रोटी खाओ, हमें कोई मतलब नहीं। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप जैसे भौचक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वह कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। सरिता जी तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती, रोते रोते बोलती है, बेटा तू होश में तो है ना? क्या कह रहा है? इस उम्र में तू हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है? हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे? अक्षय बोला, मैं कुछ नहीं जानता। कल से पूजा तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरफ देखते हुए कहता है, पूजा अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना। बाद का बाद में देखा जाएगा। अक्षय अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुना, पत्नी का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है और पीछे रह जाते हैं।
आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा लिए उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग, हर इच्छा पूरी की थी। उसे वे हर खुशी देने की कोशिश की थी जो हर मध्यवर्गीय माता पिता की तरह अपनी तरफ से वह लोग दे सकते थे। पूजा ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग बनाते, पर इसमें भी पूजा को सुकून कहाँ था। वह अब भी सरिता जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन सरिता जी बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी पूजा भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और सरिता जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूं। पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर फैलाऊंगी। सरिता जी को पूजा की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गई। क्योंकि वे एक समझदार महिला थीं, इसलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ना समझदारी की बात नहीं। अगले दिन बाहर सहन में बनी हुई टंकी पर सरिता जी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए बैठी तो पूजा फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़ी, पहले मुझे बर्तन धोने दे। तुम मेरे बाद धोना बहू की बात पर। सरिता जी बोली, बहू, तू तो अपने किचन में सिंक में भी बर्तन धो सकती है, यहां पर मुझे धोने दे। सास की बात पर पूजा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं बुढ़ी कि तेरे इशारे पर नाचूं। जो तू बोले वही करूं, जहां तू बोले वहां बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर सरिता जी एक बार फिर से गुस्से का घूंट पीकर रह गई। पूजा अक्सर ऐसा ही करती, वह हर काम में सरिता जी की नकल करती। अगर सरिता जी कपड़े धोती होती तो वह भी अपने कपड़े धोने लगती। वहां बर्तन धोती तो पूजा भी वैसा ही करती, जैसे मानो उसका सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। न जाने उसे यह सब करके क्या मजा आता था। पूजा के द्वारा दिए गए खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। सरिता जी अपने पति से बोली, देखिए जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना ही पूजा ने और सामान दिया और ना ही अक्षय ने सामान के लिए पैसे। इस पर रमेश जी कहते हैं, सरिता, यदि उन लोगों को हमारा इतना ख्याल होता तो वह हमें अलग ही क्यों करते। सरिता जी बोली, परंतु अक्षय ने कहा था कि वह हमें खर्चे के पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर वह पैसे दे या सामान। रमेश जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। सरिता जी अक्षय के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी सारी परिस्थिति बताते हुए कहती है, बेटा, हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। या तो तू पूजा से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे, तो मैं खुद ही सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर अक्षय अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी। तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्याशी के लिए ना ही फालतू पैसे हैं और ना ही पूजा अब तुम्हें अपने किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूं, देख नहीं रही, चैन से सांस लेने दो मुझे। सरिता जी बेटे के मुंह से इतने कटु वचन सुन अपने आंसू रोक नहीं पाती है। बेटे की बातें सुन उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वह कमरे में वापस आई और रमेश जी को सारी बात बताई। रमेश जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा, अभी तुम्हारे पति जीवित है। सरिता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तुम भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूं कुछ। सरिता जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे? आपकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती। पर सरिता, जब तक जीवित है ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकते ना। देखता हूं बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। रमेश जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में ही भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी रमेश जी किसी काम की तलाश में दो पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती।
अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वह कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते हैं तो उठाकर घर छोड़ जाते हैं और सरिता जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। सरिता जी पति को ऐसी बेहोश हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है। रमेश जी को लिटाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और रोते रोते कहती है, मैंने मना किया था आपको कि मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो। इतना कहकर वह और ज्यादा रोने लगती है। रमेश जी इस समय कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। फिर सरिता जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती हैं, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। थोड़ी आपकी तबीयत संभलते ही मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक ले चलती हूँ। वर्मा जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है। अब से थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद सरिता जी रमेश जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाती है। डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है कि चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं है। उनको अच्छे खान पान की जरूरत है। दांत ना होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ। फिर आप इनके दांत लगवा दीजिए ताकि यह खाना अच्छे से खा पाए। सरिता जी अक्षय के आगे गिड़गिड़ाकर पैसे की भीख मांगती है, परंतु अक्षय जरा भी दया नहीं खाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। और उस दिन अपनी बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 7 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन अक्षय के जाने के बाद भगवान मसीहा बनकर सीमा और विजय को भेज देते हैं, जो लगभग पूरे 1 साल बाद सरिता और रमेश जी से मिलने आ रहे थे। पलक भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वह लोग सरिता और रमेश जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए माता पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। सीमा की तो जैसे रूह कांप जाती है। पलक भी भागकर सीमा और विजय इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि अक्षय और पूजा इस समय उनके सामने होते तो वह लोग उनका मार मार कर भरता बना देते। सीमा और विजय को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर अक्षय और पूजा इस समय उनके सामने होते तो वह लोग उनका मार मार कर भरता बना देते। सरिता और रमेश जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। पूजा के ट्रिप से वापस आने से पहले अपने माँ बाबूजी को सरिता कॉस्मेटिक्स के नाम से उनके विश्राम कक्ष में ही आगे की तरफ छोटा सा शटर लगवाकर एक कॉस्मेटिक्स की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि सरिता और रमेश जी का समय भी बीत जाए और उनको पैसे पैसे के लिए बेटे के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। माँ और बाबूजी का ख्याल रखने का बोलकर वह लोग चले जाते हैं। जैसे ही अक्षय और पूजा ट्रिप से वापस आते हैं तो सरिता कॉस्मेटिक्स को देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि यह मदद सीमा और विजय के सिवाय कोई नहीं कर सकता। पूजा, जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा, बूढ़ा बूढ़ी में अभी भी कितना दम है। हम ट्रिप पर गए हुए थे, तब दोनों बीमारी का कैसे नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोलकर बैठ गए। जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी जिद के आगे अक्षय भी हार जाता है और उसको ठीक अपने माँ पिताजी की दुकान के सामने ही पूजा कॉस्मेटिक्स के नाम से कॉस्मेटिक्स की दुकान खुलवा देता है। पूजा ने दुकान खोलते ही फिर से सरिता जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक सरिता जी की दुकान की तरफ जाते, वह बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए। एक से बढ़कर एक लेटेस्ट सामान रखती हूँ मैं, एकदम ओरिजिनल। वह सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली है। आप यहाँ मेरी दुकान पर आइए, देखिए, सारी वैरायटी उपलब्ध है। लक्मे, हिमालय, पॉन्ड्स, गार्नियर, सब मिलेगा आपको। ऐसे ही चालाकी करके पूजा सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती। उधर सरिता और रमेश जी को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब पूजा की दुकान पर जाने लगे। इधर पूजा अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कविता पूजा की दुकान से एक दिन पहले सिर में लगाने के लिए मेहंदी लेकर गई थी, वह गुस्से से लाल हुई, वापस पूजा की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओह पूजा मैडम, देख, तेरी दुकान से खरीदी हुई मेहंदी ने मेरे सिर की क्या हालत कर डाली। देख, आंखें फाड़कर मेरे कितने बाल झड़ गए। एक ही रात में तेरी मेहंदी ने मुझे गंजा बना डाला। पूजा बोली, मैं तो जी अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ।
ये साइड इफेक्ट आपको किसी और चीज से हुआ होगा। कविता बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर्ड सामान बेचती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख, तू अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हो। रीना, शिखा, विद्या, रुबीना, आओ सब यहाँ आओ। देखो भाई, सब लोग देखो इस पूजा की सीनाजोरी। कविता की आवाज सुन सभी लोग पूजा की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं और कई और लेडीज भी पूजा के सामान की शिकायत करती है। किसी के मुंह पर पूजा की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं, तो किसी के बाल काले होने की बजाय सफेद हो जाते हैं। सारी लेडीज अपनी अपनी शिकायतें लेकर पूजा पर झल्ला पड़ती है और सभी लेडीज उससे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। पूजा इतनी सारी लेडीज को एक साथ देखकर घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। वह सच में कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती है, जबकि सरिता और रमेश जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से सरिता कॉस्मेटिक से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर पूजा की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते। वह फिर बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने आती है। रमेश जी तो सरिता जी को मना करते हैं, परंतु सरिता जी उसकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती है और पैसे दे देती है। लेकिन जब पूजा 15 से 20 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाती है, तब सरिता जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू, तूने तो 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे। 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है। मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। सरिता जी बड़े आशा भरे स्वर में पूजा से बोलती है, तो पूजा नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी हद ही कर दी है। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूं? एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझसे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूं। मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू, तू तो बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ। मैंने कब मांगे? 10 दिन के वादे से लिए थे। आज 20 दिन में पहली बार बोला है। आज भी तूने 100 बातें सुना डाली। ओह बुढ़िया, तेरे तो ज्यादा पर निकल आए हैं। कितना बोलना आ गया है तुझे? जरा सा काम चलते ही मेरी आह ना ले बुढ़िया। तू कभी फल फूल नहीं पाएगी। पूजा इससे पहले और आगे बोलती, सरिता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात का समय था। सरिता जी को खाना भी बनाना था, तो सरिता ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा। क्या जीवन है जी? बेटा, बहू कभी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते। ऐसा कब तक चलेगा जी? सरिता जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा। तो रमेश जी बोले, ये आजकल की संतानें ऐसी ही हैं, तो सोचो आगे इनकी संतानें कैसी होंगी। जैसा यह लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ जी, जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो, अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ पूजा पाठ और नाश्ता करके हर रोज की तरह सरिता जी और रमेश जी दुकान पर जाते हैं। तो देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को हो गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धोया और धूप बत्ती जलाई। तब जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जब पूजा ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूर जा रही थीं, क्योंकि दुकान के बाहर गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। पूजा हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का मौका नहीं जाने देती थी। उनके साथ पागलों वाली हरकतें करती रहती थीं, जिससे उनका दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपति ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर लिया था और कुछ बहू से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर सरिता जी ने पूजा से अपने पैसों के लिए कहा, बहू, आज तो पैसे दे दे, हमें कल सामान लाना है। इतना सुन पूजा फट पड़ी और गुस्से से लाल होकर सास पर भड़के जा रही थी। सरिता जी को भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया है जो तू इतना भड़क रही है? उन दोनों की आवाज सुन रमेश जी भी कमरे से बाहर आ गए। बहू, थोड़ी तो लाज शर्म रख लिया कर। तेरी सास है वह, सास भी तो मां ही होती है। रमेश जी ने पूजा को समझाते हुए कहा, तो पूजा और ज्यादा भड़क गई। मां? अरे हाँ, ये मां नहीं डायन है। डायन जो अपने बेटे बहू को जरा सा पैसा देकर भी मांगे जाती है। इतना सुन रमेश जी क्रोधित हो उठे
और सरिता जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में अक्षय भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान? पूजा पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे अक्षय भी कमरे में चला गया। उधर रमेश जी बोले, सरिता, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ हो जाएगा। देवी समान सास को भी डायन बोल रही है। मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं जी, बस अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। ये तो बहुत बदतमीज लड़की है। इसे बड़ों के सम्मान का भी नहीं पता। चलो, मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। मैं क्यों? तुम नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो ही मैं खाऊंगा। और सुबह सामान लेने बाजार भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम फिर किस टाइम खाओगी? ठीक है जी, खा लेती हूं। दोनों खाना खाते हैं और बहू की हरकत को नजरअंदाज कर सो जाते हैं। उधर अक्षय खाना पीना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और पूजा बैठी हुई सोच में डूबी थी। क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? हाँ, अभी सो रही हूं। तुम सो जाओ। अक्षय सो जाता है। पूजा ताना बाना बुनती रहती है। बूढ़ों को तो सबक सिखाकर रहूंगी मैं। बहुत हेकड़ी आ गई है दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से और ज्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। वह रात भर इसी फिराक में थी कि कब सास ससुर सोएं और कब उनके पैसे साफ करो। रात के 2 बज चुके थे। वह अपनी खुराफाती में कभी कमरे से बाहर आती, कभी अंदर जाती, फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में चुपके से झांक कर देखा तो दोनों नींद में चूर खर्राटे मार रहे थे। वह धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें सरिता जी ने सामान लाने के लिए 25,000 रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली। उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अलमारी में से कुछ न मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहाँ रखे हैं पैसे? बुढ़िया बड़ी चालाक है। वह अपने मन में सोचे जा रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक थैले पर पड़ी। हो ना हो बूढ़े बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल ये लोग। चलो, इसमें भी चेक करती हूं। तभी रमेश जी करवट लेते हैं तो पूजा घबराकर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती है और दीवार पर टंगे थैले में जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वह उसे बाहर निकालकर चेक करती है तो उसमें 25,000 की रकम देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह पैसे देख इतनी उत्साहित होती है कि वही थैला ले धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वह पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह सरिता जी और रमेश जी सुबह सुबह उठ नहा धोकर, पूजा पाठ कर, नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला न पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे उलट पलट कर देखे जा रहे थे। दोनों पसीने से तर हो गए। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वह रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल होने को आ गया। मेरे सामने ही रखे थे सरिता। तुमने तो इसमें तो कहाँ गए? किसने उठा लिए? रमेश जी ने घबराते हुए, कहाँ जाएंगे? ये काम पूजा के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर चक्के तो आने से रहे। रात उसके साथ कहाँ सुनी हो गई थी। देखा नहीं था तुमने कैसा व्यवहार कर रही थी, तो क्या वह पैसे नहीं चुरा सकती? सरिता जी ने माथे में बल डालते हुए कहा तो रमेश जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना हो, ये बहू का ही काम है। लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो अक्षय भी जागने वाला होगा। पूजा तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारे मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कह दोनों अक्षय के कमरे में चले जाते हैं। अक्षय जाग गया होता है। पूजा सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख अक्षय हैरान रह जाता है। क्या बात है? तुम दोनों को शर्म नहीं आई क्या? बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो। हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को ही शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती फिरती है। रमेश जी ने कहा तो अक्षय चिल्ला उठा, जुबान संभाल कर बात करो। होश में भी हो क्या बोल रहे हो? अक्षय की तेज आवाज सुन पूजा और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी? क्या हुआ?
सुबह सुबह ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहू, इतनी भोली मत बन। हमें सब पता है। सरिता जी बोली। तो पूजा यहां भी तड़क कर बोली, क्या पता है तुमने हमारे पैसे चुराए हैं? निकाल हमारे पैसे। इतना सुन पूजा गुस्से में भड़क जाती है और सास पर हाथ उठाने वाली होती है। तो रमेश जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ। रमेश जी गुस्से में बोलते हैं तो अक्षय को गुस्सा आ जाता है। कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़े एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो। तो फिर तलाशी दिलवाना अपने कमरे की अगर झूठा इल्जाम है। अक्षय को इतना इल्म नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी कर सकती है। उसने झट से बोल दिया, ले लो, तलाशी कर लो अपने मन की। अगर ना मिले ना पैसे तो फिर देखना तुम बुड्ढों की। इतना सुन पूजा तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफी का सबूत दे देती है। अक्षय कहता है, जब तुमने चोरी की ही नहीं तो ले लेने दो तलाशी। पूजा अलमारी के सामने ही अड़ी रही तो अक्षय ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। पूजा बोलती रही, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अक्षय ने उसे पकड़े रखा और बोला, ले लो, तलाशी। जैसे ही रमेश जी अलमारी में घुसे तो वहीं थैला कपड़ों के अंदर छुपाकर रखा हुआ था। उसे देखते ही पूजा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और अक्षय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पूजा की तरफ देखता है तो पूजा खिसियानी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। ये क्या है बेटा? सरिता जी बोली, तेरी पत्नी ने तो कुछ भी नहीं चुराया था। अब यह क्या है? रमेश जी भी बोले। अक्षय को गुस्सा आ गया और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बूढ़े ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और जरूरी थोड़ी है इसने रखा है। हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छुपा दिया हो। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुन पूजा में 1 किलो खून और बढ़ गया। हाँ जी, ये दोनों ही रात मुझे कुछ ना कुछ सुना रहे थे। सरिता जी और रमेश जी गुस्से से देखते रहे। तो अक्षय बोला, अब आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। अक्षय के कटु वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट बाद अचानक अक्षय और पूजा पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। रमेश जी और सरिता जी गुस्से से लाल अक्षय और पूजा के डंडे बजाए जाते हैं। हमें ही हमारे घर से निकलोगे? हमारा ही घर हमें यह आंखें दिखाकर निकालते हो? मैं बताता हूं तुम्हें। रमेश जी अक्षय के और सरिता जी पूजा के डंडे बजाते हुए बोलते रहते हैं, कपू, तो तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा ना उठाते, हमारी सेवा ना करते, और जो हम बुढ़ापे में खुद करके 2 रोटी चैन की खाना चाहते हैं उसे भी ना खाने देते। बेटा, बहू होते हुए भी हमें अपनी बूढ़ी हड्डियों को घिसकर दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा करनी पड़ती है। वह भी चुरा लेते हो? हम निकालेंगे तुम्हारी हेकड़ी। आई मम्मी, आई बाबूजी, दोनों के मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो हाथों पर ही डंडा बजा दिया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुझे, हर काम में सास की बराबरी करने का, अब कर बराबरी। सरिता जी ने दांत पीसते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है ना पत्नी की हर गलत बात को पानी देने का। अब दे हर बात को पानी। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों का बनाओ और दफा हो जाओ हमारे घर से। रमेश जी और सरिता जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वह पीते आए थे, आज वह सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई। आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए हैं। दोनों माँ पापा, हम कहाँ जाएंगे? किराए तक का हिसाब नहीं है। कैसे पूरा करेंगे ये सब? उन्होंने इन 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में गिर चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगे। रमेश जी जो पहले ही गुस्से से भरे हुए थे बोले, अब कोई माफी नहीं है। अब अपने घर एक पल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने ही लाड प्यार में तुम्हें बिगाड़ा, अपने सिर पर काग बुलवाए, लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बुड्ढों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले। हमारे इलाज खर्च को भी 1 पैसा नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया। हम तब भी कुछ नहीं बोले। बहू ने दिन रात सरिता को परेशान करके रखा, तब कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी बात की हद भी होती है और अब वह हद पूरी हो गई। बस 30 मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वालों को बोल दूंगा कि हम बुड्ढों को जलाना चाह रहे थे। अक्षय रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता,
कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। रमेश जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दे दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना जरूरी सामान बांधा, बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। अक्षय रमेश जी के दोस्त राकेश जी के घर पर जाकर पिता से बात करने की उन्हें सिफारिश की। उनके आगे रोए, गिड़गिड़ाए। उन्होंने रमेश जी को फोन किया, लेकिन रमेश जी तस से मस ना हुए। देख राकेश, सारी बात मान लूंगा, बस ये मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची कुची सांस हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा और उनकी बातों से सहमत राकेश जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई के इस दौर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर रहते हुए 6 साल गुजर चुके थे। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। दोनों बच्चे भी होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे, जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर रमेश जी और सरिता जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी, जो आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। दुकान पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक साधन रख ली थे और बहुत चैन सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। जब उनसे कोई सवाल करता कि आपने अपने बेटे बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़ी गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें घर से निकाल सकते हैं, तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे। उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे हैं। ऐसे संतान के साथ रहने से क्या फायदा, जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना हुआ हो। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे थे। तो दोस्तों, आपके अनुसार रमेश जी और सरिता जी ने जो किया, क्या ऐसे नालायक बच्चों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।